हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज के प्रश्न हम लोग कल से शुरू किए हैं बायोलॉजी। तो कल हमने 20 प्रश्न बायोलॉजी के देखा और आज हम 25 प्रश्न देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जीएस की पाठशाला पर बायोलॉजी का दूसरा वीडियो। पहला प्रश्न है आज का, डार्विनवाद है, यानी डार्विनवाद से क्या है, क्या समझते हैं। डार्विनवाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन। तो डार्विनवाद किस बात पर बल देता है? तो डार्विनवाद जो बल देता है वो देता है प्राकृतिक चयन पर। ठीक है, तो डार्विनवाद कहता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विनवाद ने। ठीक है, जिस और इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक इन्होंने लिखा था। और इसी के साथ ही इन्होंने डार्विनवाद का शुरुआत हुई। नेचुरल सिलेक्शन कौन सी? बुक का नाम देख लेते हैं। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि इन्होंने, डार्विन ने अपना जो विचार दिया उसमें यह था कि प्रकृति खुद ही चयन करती है जो भी उस योग्य होता है, जो भी इस दुनिया में जीने योग्य है उसी को प्रकृति चयन करेगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो सेकंड है, दूसरा है, जब दो जीव साथ रहे, एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? एक जीव, जब दो जीव साथ रहे और एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है क्या? पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस या कमेंसलिज्म। तो आपको मैं बता दूं कि इस घटना को कमेंसलिज्म बोलते हैं। जब दो जीव साथ रह रहे हों और एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो तो इसे कमेंसलिज्म बोलते हैं। अब पैरासाइटिज्म क्या होता है? पैरासाइटिज्म यानी पैरासाइट क्या करते हैं? पैरासाइट क्या करते हैं? दो जीव साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है, तो ये बोला जाता है पैरासाइटिज्म। ठीक है, जब एक को लाभ और दूसरे को हानि हो तो पैरासाइटिज्म। और जब जीव, एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह भक्षण कर ले तो उसे क्या कहा जाता है? प्रिडेशन कहा जाता है, यानी परभक्षण कहा जाता है, प्रिडेशन। ठीक है, जैसे गिद्ध वगैरह खा जाते हैं तो प्रिडेशन होता है। और एक चीज और बचती है, सिम्बायोसिस। आप लोग इसके बारे में देख के मुझे बताएंगे, पढ़ के बताएंगे क्या होता है, कमेंट करके। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं, भूमि अपर्दन यानी सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है? कैसे संभव है बताइए? पुनः वनरोपण से, वनों के विनाश से, फसलों के प्रत्यावर्तन से या चारागाह प्रबंध से। भूमि अपर्दन जो है, सॉइल इरोजन की रोकथाम कैसे संभव है? सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। पुनः वन रोपण से भूमि अपर्दन यानी भूमि का जो कटाव होता है वो रुक सकता है। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं, डार्विन का सिद्धांत क्या था? डार्विन का सिद्धांत क्या था? योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन, म्यूटेशनवाद या परिवर्तन सहित अवरोहण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डार्विनवाद क्या था। तो इन्होंने दिया प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, वही प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यानी जो भी प्रकृति में सबसे जो है सही है, प्रकृति उन्हें चुन लेती है सही को। ठीक है, और पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स किनका संयोजक थे? एक प्रकार है पक्षियों और जीवों का एक प्रकार है आर्क्योप्टेरिक्स, वो किनका संयोजक थे, संयोजन थे? तो वो थे सरीसृप व स्तनी के, पक्षियों व स्तनी के, उभयचर व स्तनी के, या सरीसृप व पक्षियों के। इसका आंसर हो जाएगा डी, सरीसृप। और यानी सरीसृप उन्हें बोलते हैं जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जैसे हो गए सांप, जैसे हो गए छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सरीसृप होते हैं। और पक्षी, इन दोनों के मेल से जो बना वो आर्क्योप्टेरिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हों तो आप लोग लाइक करते चलें, और हम बहुत जल्दी बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, वो भी डीप स्टडी के बाद। छठे प्रश्न पे आ जाते हैं,
सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोराइड्स। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरणों की जो क्रिया होती है उससे उत्पन्न होता है ओजोन। ओजोन को हम लोग O3 लिखा करते हैं, O3 ओजोन। जबकि O2 अगर लिख देते हैं तो वो ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन के दो अणु मिलके जो ऑक्साइड है उसके दो अणु मिलके ऑक्सीजन और तीन अणु मिलके ओजोन बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आ जाते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे क्या होते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें, वन पारिस्थितिक तंत्र, उसमें हरे पौधे क्या होते हैं? मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता, घटक या उत्पादक? तो आपको बता दो कि उत्पादक होते हैं। जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हरे पौधे उत्पादक का काम करते हैं, और जो इन उत्पादकों को खाकर जो जीवित रहते हैं, ठीक है, और केवल उत्पादकों को खाते हैं, वो क्या होते हैं? वो मूल उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। यानी मूल उपभोक्ता को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। जैसे हो गई घास खाने वाले जितने भी जानवर हो गए, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण, ये सब प्राइमरी उपभोक्ता हैं, ठीक है। 7वें के बाद 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? और जीवों और वातावरण के पारस्परिक संबंध क्या कहलाते हैं? इकोतंत्र, इकोलॉजी, आइकियोलॉजी या मिनिकोलॉजी। तो आपको बता दो कि जीव और पर्यावरण का जो अध्ययन है वो कहलाता है इकोलॉजी, ठीक है। जीव और वातावरण जो उसका होता है उसका अध्ययन एक साथ क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? किस युग में कोई जीवन नहीं था? यानी उस समय ना तो वनस्पतियों का जन्म हुआ था, ना ही जीव जंतुओं का जन्म हुआ था। किस युग में? मेसोजोइक काल में, एनजोइक काल में, कैम्ब्रियन काल में या पेलिजोइक काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा कैम्ब्रियन काल, ठीक है। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी मैंने आपको कैम्ब्रियन बोला, एजोइक काल। एजोइक काल जो है उसमें कोई भी किसी प्रकार के जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, एजोइक या प्राग जैविक काल इसको बोलते हैं। एजोइक को जैविक प्राग जैविक काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो कैम्ब्रियन काल है इसमें क्या होता है? कैम्ब्रियन काल में प्रारंभिक काल जो इसका है उसमें 600 से मिलियन से 500 मिलियन ईस्वी पूर्व में कैम्ब्रियन काल के नाम से इसको जाना जाता है। 600 मिलियन से 500 मिलियन ईस्वी पूर्व के समय को कैम्ब्रियन काल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपको मेसोजोइक के बारे में बता देता हूँ कि इसे द्वितीय युग भी कहा जाता है। मेसोजोइक को द्वितीय युग भी कहा जाता है। और इसे ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 कालों में बांटा जाता है, जिसमें जुरासिक जो है उससे डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उस काल में जुरासिक युग में डायनासोर की उत्पत्ति हुई। हॉलीवुड की कई सारी फिल्में भी बनी हैं जुरासिक पे, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। नेट पे आप सर्च कर सकते हैं जुरासिक करके, कुछ भी सर्च करेंगे आप जुरासिक करके तो आ जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसे पेलियोजोइक जो है, पेलिजोइक काल जो है, इसे पूरा जीवी काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पूरा जीवी काल। जीवी पूरा जीवी काल, ठीक है। पैलियोजोइक पूरा जीवी काल बोलते हैं। और इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसी युग में पहली बार वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति हुई थी। किसमें? पैलियोजोइक में। तो किस युग में जीवन नहीं था? तो वो एजोइक में जीवन नहीं था। ओके, 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। उत्परिवर्तनवाद, इसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रिज नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने उत्परिवर्तन की इन्होंने अपना थ्योरी प्रस्तुत किया। और उत्परिवर्तन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन होता है कि कई सारी चीज़ों में, जैसे कि जीन में परिवर्तन या डीएनए में परिवर्तन या किसी अन्य चीज़ में परिवर्तन के कारण अचानक मनुष्य में या अचानक उस जाति में एक नए लक्षण दिखाई देने लगते हैं, नया कुछ एकदम चेंज हो जाता है, उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं।
आपको मैं बता दूं कि उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया ह्यूगो डे व्रिज नाम के एक वैज्ञानिक ने। इन्होंने एक नया परिवर्तन सिद्धांत दिया और उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया, जिसे क्या बोलते हैं, नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हो गया 10वें प्रश्न के बाद हम लोग 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है, एक माइक्रोन होता है, यानी एक माइक्रोन कितना होता है, एक बटा 1000 मिली माइक्रोन, और या फिर 1/100 मिली माइक्रोन, 1/10 माइक्रोन मिली माइक्रोन, ही होना चाहिए यहाँ भी, mm, ठीक है, मिली माइक्रोन, या 10,000 मिली माइक्रोन। तो आपको मैं बता दूं एक माइक्रोन में होता है 1/1000 मिली माइक्रोन, ठीक है। या इसी को हम ये लिख सकते हैं कि 0.001 mm, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके 12वें प्रश्न पे अब आ जाते हैं। तो 12वां प्रश्न है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन जो होता है उसका कारण क्या है। जो अचानक किसी के शरीर में या बनावट में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन बोलते हैं। ये परिवर्तन का कारण क्या है, क्रोमोसोम में परिवर्तन, यानी क्रोमोसोम मीन्स जो होता है, क्रोमोसोम में मीन्स आपके जो जितने भी आपके वो होते हैं, क्रोमोसोम मीन्स आपके, एक्चुअली वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, ये सारी चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जा सकता है डी। तो क्रोमोसोम आपके जो गुणसूत्र, यस यस यस, हिंदी में जो गुणसूत्र शब्द होता है उसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो गुणसूत्रों में यदि परिवर्तन हो जाता है किसी कारण, जीन में परिवर्तन हो जाता है, डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे उत्परिवर्तन का नाम दिया जाता है, यानी इन सभी में परिवर्तन को उत्परिवर्तन नाम दिया जाता है। 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं, पैलिएंटोलॉजी, कौन सा, पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का, या फिर जीवाश्म का। तो आपको मैं बता दूं कि पैलिएंटोलॉजी जो होता है उसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, और जीवाश्मों को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स, 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 ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है किसमें, पैलिएंटोलॉजी में। याद रखिए पैलिएंटोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है, जीवाश्म अध्ययन से। ओके, 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है। जो डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है, यानी इस महाकल्प में क्या होगा कि डायनासोर सबसे अधिक मात्रा में विकसित व्यवस्थित होंगे। तो सुनहरा काल किसको बोलते हैं, सीनोजोइक काल को, पैलियोजोइक काल को, आर्कियोजोइक काल को, या मीसोजोइक काल को। तो डायनासोरों के लिए मेसोजोइक जो काल है, डी, मेसोजोइक काल, ये इनके लिए सबसे सुनहरा काल था। इस काल के ट्रियासिक काल को रेप्टाइल इरा बोलते हैं। इस काल के जो ट्रियासिक काल था, कई सारे पार्टों में इसको डिवाइड किया होगा, तो इसमें एक होता है ट्रियासिक काल को रेप्टाइलों का काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला काल था ट्रियासिक, दूसरा था जुरासिक, और तीसरा क्रिटेशियस। तो जुरासिक में ही जितने डायनासोर हैं वो उनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, कौन कौन से 3 कालों में बांटा गया। पहले में ट्रियासिक, ट्रियासिक, दूसरा जुरासिक, जुरासिक, और तीसरा जो है वो है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। तो ये 3 कालों में था, जुरासिक में डायनासोरों की उत्पत्ति हुई थी। 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। ये सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब तक इसके विज्ञान को पूरी तरह समझो नहीं, कल्प क्या होता, महाकल्प क्या होता है, तो ये तब तक समझ नहीं आता है। लेकिन आप लोग ध्यान से इसको देखिए, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। तो प्री कैम्ब्रियन में, प्रोटेरियोजोइक काल में, या मेसोजोइक में, या सीनोजोइक में। तो आपको मैं बता दूं कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है, तो ये हुई है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुई है, ठीक है। 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं, आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे। आधुनिक मानव जो है उसके पूर्वज कौन थे। उसके पूर्वज थे
क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव आधुनिक मानव के पूर्वज थे और पहली बार क्रोमैग्नन मानव ही थे जो समूह में रहना शुरू किया, जिन्होंने चित्रकारी, चट्टानों में चित्रकारी, रंगीन चित्रकारी करना शुरू किया। तो ये सारा काम जो है क्रोमैग्नन ने किया और क्रोमैग्नन मानवों को ही आधुनिक मानव के पूर्वज माना जाता है। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई। यहाँ पे आधुनिक शब्द नहीं है तो आप लोग लिखिए आधुनिक। आधुनिक मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लीस्टोसीन युग में, मायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में या ओलिगोसीन युग में। जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति किस युग में हुई? तो उसकी उत्पत्ति हुई है किस युग में? जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति, आधुनिक मानव नहीं बोले, मानव की उत्पत्ति, ठीक है, चाहे आधुनिक बोल दीजिए। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो वो हुई प्लायोसीन युग में। कौन हुई, कब हुई? आपको मैं बता दूं, मानव जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति कब हुई? प्लायोसीन युग में हुई है मानव की उत्पत्ति। प्लायोसीन युग में मानव की उत्पत्ति, याद रखिएगा, मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई है। 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसकी मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करता है वो, अग्न्याशय ग्रंथि को सक्रिय बनाए रखता है, गुर्दों की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना, या मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। तो आप सबको पता है कि आयोडीन का काम होता है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वें प्रश्न पे मानव विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन या एवोल्यूशन ऑफ मैन किस महाद्वीप से माना जाता है? यानी पहली बार मनुष्य जो है किस महाद्वीप में पैदा हुआ था या किस महाद्वीप में उसका विकास हुआ मनुष्य का, उसके बारे में बताइए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसमें माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे पहले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। वहीं से पूरी दुनिया में मनुष्य फैले और धीरे धीरे पर्यावरण के कारण उनमें इतना परिवर्तन आया कि कहीं के एकदम काले लोग रह गए, कहीं के गोरे हो गए, कहीं के मोटे हैं, छोटे हैं, कहीं के एकदम लंबे हैं। लेकिन शुरुआत जो मनुष्य के एवोल्यूशन की हुई वो अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? ओरेंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन या सिनेंथ्रोपस। तो इनमें जो है ये सारे के सारे बंदर ही हैं, लेकिन इनमें सबसे नज़दीक जो मानव का, आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है वो है गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला को आप देखोगे, गोरिल्ला आप कहीं जू, चिड़ियाघर वगैरह में देखा होगा, तो वो बिल्कुल मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करता है और उसके सारे के सारे क्रियाकलाप मनुष्य जैसे होते हैं। मनुष्य वो हम लोगों को कोई भी काम करते हुए एक बार देख ले वैसा ही काम वो शुरू कर देता है। तो गोरिल्ला मनुष्य, आधुनिक जो मनुष्य है उसके सबसे निकट संबंधी होता है। 21वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 21वें प्रश्न पे आ जाते हैं। तो 21वां प्रश्न मैंने पूरा नहीं वो किया, इसमें मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताया है। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग, ये रोग का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग, गर्भपात कर सकता है? गर्भपात कर सकता है मतलब समझ रहे हैं, यानी जो बेबी है उसको गिरा सकता है, हटा सकता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस नामक जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है जब पति RH पॉजिटिव हो तथा पत्नी RH निगेटिव हो, तब ये होता है। और आपको मैं बता दूं, यदि पति RH पॉजिटिव तथा पत्नी RH निगेटिव हो, वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ऐसे में जो बच्चे होंगे वो पैदा ही नहीं होंगे, पहले ही गर्भपात होता रहेगा अपने आप। तो इसलिए जो है विज्ञान इसकी अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, सारी गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए जो बड़े हो गए हैं, शादी की उम्र में हैं, उन्हें चेक करवाना चाहिए कि RH पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। तो अगर RH पॉजिटिव है तो पत्नी निगेटिव है तब ये प्रॉब्लम करेगा। ओके, 22वें प्रश्न पे आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में कॉपर नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, जिंक नहीं पाया जाता, बल्कि लोहा पाया जाता है, Fe+ पाया जाता है। ठीक है, 23वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 23वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है।
गुणसूत्रों पर जीनों के उपस्थित का क्रम कैसा होता है। यानी जो गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, पर जीनों की उपस्थित, जीन जो होती है, जीन की उपस्थित का क्रम कैसा होता है, गोलाकार, कुंडलिनीकार, रेखाकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थित का क्रम जो होता है वो होता है रेखाकार। ठीक है, सीधे आकार में रेखाकार। 24वें प्रश्न पे आ जाते हैं। ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है। ए बी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका रुधिर वर्ग ए बी है, तो उसके रक्त को किसको दिया जा सकता है, तो वो केवल ए बी वाले को ही दिया जा सकता है। ठीक है, अब आपको मैं दो चीज़ें बता दूं कि ए बी जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ग्रुप है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है। क्या है, यानी वो सभी से ग्रहण कर सकता है, जिसे हम सर्वग्राही बोलते हैं। सर्वग्राही ए बी हो गया, और ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है। ठीक है, ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। अब बता दूं कि ए बी सर्वग्राही क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी नहीं होता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो सर्वदाता होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। ओ सर्वदाता, ओ सर्वदाता, यानी जीरो किसी को भी दे दो कोई असर नहीं पड़ता, तो सर्वदाता ओ हो गया, सर्वदाता ओ यानी जीरो। और ए बी सर्वग्राही, सर्वग्राही वो सबसे ले सकती है, ए बी सबसे ले सकते हैं। 25वां और अंतिम प्रश्न आज का है। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है, यानी लिंग से जुड़ा हुआ रोग कौन सा है। क्षय रोग, धनुजांगता रोग, वर्णांधता रोग या निकट दृष्टि दोष। तो आपको मैं बता दूं कि निकट दृष्टि दोष नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्णांधता जो है ये, और हीमोफीलिया, दो रोग होते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया, ये दो रोग, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड रोग होते हैं। ठीक है, सेक्स से संबंधित जो रोग होते हैं सेक्स लिंक्ड, लिंग संलग्न रोग होते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। तो ये 25 प्रश्न थे। आपको प्रश्नों का स्तर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।